वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए, आज हैप्पी न्यू ईयर। 1 दिसंबर के वो 1 जनवरी के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट कवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्लोबल फॉरेस्ट मतलब पूरे विश्व में कितना फॉरेस्ट है इसके बारे में। तो पहला कथन क्या है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 40% से अधिक पर, यहाँ पे ध्यान देखिए 40% से भी अधिक पर वन आच्छादित है। दूसरा क्या है, विश्व के वनों में रूस और ब्राजील का हिस्सा 30% से भी अधिक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का सबसे बड़ा भाग मौजूद है। तो अगर आपने ज्योग्राफी में ध्यान से दिया हो तो उष्णकटि, ये तो तीसरा ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो तीसरा सही हो जाएगा। तो तीसरा जहाँ जहाँ नहीं है तो पहले में ही तीसरा नहीं है, बाकी सब में तीसरा। तो ठीक है, फिर से फंस गए। अब क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन दूसरा देखिए, विश्व के वनों में रूस और ब्राजील का हिस्सा 30% से भी अधिक है। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि रूस में इतना शीत पड़ता है, वहाँ ऐसा इतना ज़्यादा कहाँ होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, रूस और ब्राज़ील में 30% से भी अधिक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। और ये जो 40% विश्व का दिया हुआ है, इसकी जगह 30%। ठीक है, तो 1/3 है, 33% के आसपास। तो 1/3 पूरे विश्व का वन आच्छादित क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सा सही है। तो देख लीजिए क्या क्या कथन है। एंटीबायोटिक्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण नियंत्रण संगठन के दायरे में आते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं वो किसके अंदर आती हैं, CDSO, मतलब केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन, CDSCO, इसके अंदर आते हैं। और ये किसके अंदर आता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत यह अनिवार्य है कि एंटीबायोटिक्स केवल प्रिस्क्रिप्शन के तहत बेची जाए। तो दूसरा सही, क्योंकि इसके तहत शेड्यूल एच में है, दवाओं का भी शेड्यूल होता है, तो उस एच में, शेड्यूल एच में है। ठीक है। और तीसरा क्या है, एंटीबायोटिक्स युक्त पोल्ट्री फीड CDSO के दायरे में आता। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसके CDSO के दायरे में नहीं आते हैं और अभी इसका रेगुलेशन भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरा जैसे गलत होगा तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या क्या है और यहाँ पे सही बताना। ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिका की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। इसका भी कारण आप सोच सकते हैं कि स्थल खंड से जुड़ा हुआ है। तो ये स्थल खंड से जुड़ा होने की वजह से इसमें ज़्यादा तेजी से गर्मी हो रही है। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, वो आर्कटिक वार्मिंग व्हेल के लिए लाभकारी। व्हेल के लिए क्या है, मतलब शीतोष्ण टाइप का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो तीसरा ऑप्शन, अब वहाँ पे थोड़ा वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो ये सही मान सकते हैं, तीसरा भी सही है। और दूसरा क्या है, तीव्र आर्कटिक वार्मिंग मध्य और उच्च अक्षांशों के बीच तापमान में विपरीत परिवर्तन करता है। तो बिल्कुल सही है। मतलब विपरीत का कि जहाँ पे ठंडा वहाँ गर्म करेगा, जहाँ गर्म है वहाँ ठंडा करेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। तो यहाँ पे एक कोड बताया था, कितार। कैस्पियन सागर से आपको देखना है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया। तो जॉर्जिया तो इसमें आ नहीं रहा। तो पहला ऑप्शन जैसे ही कट करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी में पहुंच जाएंगे। सही उत्तर जिसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए क्या, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल गन्ने के प्रसंस्करण से बनने वाला शीरा। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल गन्ने से ही भी बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ये मादक पेय पदार्थ के लिए प्राथमिक कच्चा है। तो एल्कोहल मादक पदार्थों के लिए एक तो प्राथमिक कच्चा माल है। तो दूसरा भी सही है। अब प्राकृतिक जितने भी सौंदर्य वाले प्रसाधन होते हैं उनमें भी प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। तो इसका क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की
शादी करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो आप ये जानते होंगे ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो गरिमामय जीवन जीने की गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्र आर्टिकल 21 में है, और इसी के तहत ये भी कहा गया था निजता का अधिकार। तो निजता, शादी वादी करना अपने निजता के आता, तो ये भी आर्टिकल 21 में आता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, गावी अलायंस पूर्व में वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जो सभी के लिए टीकाकरण के लिए समर्पित है। तो आप इसका नाम ही फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन या टीका वैक्सीनाइजेशन के लिए है। तो वैक्सीनाइजेशन के लिए अलायंस बना है, तो उसमें दोनों स्टेक होल्डर्स होंगे, सार्वजनिक और निजी, और सबके के लिए टीकाकरण की सुविधा प्रदान करेगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है, इसको 2017 का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा, तो सिर्फ पहला सही, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय FRBM एक्ट के बारे में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की समीक्षा समिति की रिपोर्ट में 2023 तक सामान्य संयुक्त सरकार के GDP का 60% करने की सिफारिश की गई, जिसमें 40% किसके लिए था, केंद्र सरकार के लिए, और 20% राज्यों के लिए था। अब दूसरा पढ़ लीजिए, इसमें राज्य सरकारों के लिए 49% सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में, और केंद्र को 21% घरेलू उत्पाद की तुलना में जब जितनी लायबिलिटी लेनी है, ऋण लेने की सुविधा प्रदान होगी। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि कोई भी ऋण पूर्व पत्र बकाया देनदारियों का बकाया है, तो किसी भी ऋण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। तो ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सही है, FRBM। ये तो हमने बहुत बार सुना कि GDP का 60% करना, तो पहला में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में क्या आप ध्यान से देखेंगे तो 49% राज्य सरकार करे और केंद्र सरकार मात्र 21% लोन ले, ये तो गलत है। तो दूसरा जैसे ही कट करेंगे तो आप सही आंसर में पहुंच जाएंगे। दूसरा जैसे ही कट किया, यहाँ पे दूसरा नहीं है, तो पहला तो सही होगा, तो पहला और तीसरा है, पहला हो जाए। तीसरा देख लीजिए क्या है, तो ये आर्टिकल 292 और 293 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए लोन लेने या ऋण लेने के लिए आर्टिकल से या संविधान में अनुच्छेद दिए गए। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 293 में केंद्र सरकार की सहमत से ही राज्य सरकार बकाया देनदारी या ऋण ले सकता है। तो तीसरा हो जाएगा सही, पहला तीसरा सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या है पहला कथन कि कॉमर्शियल पेपर एक छोटी अवधि का असुरक्षित वचन है, तो ठीक है पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक निगम को जारी किया गया एक, तो पहली बात तो RBI जारी करे, वो भी एक निगम के लिए, बैंकों के लिए तो जारी करता, निगम के लिए जारी करना थोड़ा वो लगता है, नहीं भी पता तो आप इसको गलत होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा जैसे ही कट करेंगे, क्या तो पहला तीसरा होगा, तो चौथा होगा। चौथा देख लीजिए क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी निगमों को किए गए ब्याज वाले अल्पकालिक बॉन्ड है। तो जीरो कूपन बॉन्ड में भी बात की गई थी, ये गवर्नमेंट और जी सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्टिकुलर के एक इंस्टीट्यूशन के लिए जारी करता है। ठीक है, इसमें और ये नॉन ट्रांसफरेबल मतलब कि आप किसी को दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, और नॉट बियरेबल मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट भी नहीं होता, कोई एक भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, जीरो कूपन इसी वजह से नाम है। चौथा हो जाएगा गलत, तो पहला तीसरा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। 5 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ दिए गए। तो ये ऑप्शन बाकी तो पूरा सही है, यहाँ पे 6000 नहीं 36,000 के मतलब 3660 करोड़ हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी में CTEC द्वारा राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया पहला कंप्यूटर परम शिवा है। तो आपको याद रखना कि IIT BHU ने कौन सा बनाया था CTEC की सहायता से, तो वहाँ शिव रहते हैं तो परम शिवाय मान सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही,
अब तीसरा भी ये भी सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 के अपने बजट में 8,000 करोड़ रुपए के कुल बजट अलोकेट किया था, किसके लिए? नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो तीसरा भी सही होगा। तो दूसरा तीसरा पहला आप जैसे गलत करेंगे तो आप सही विकल्प पहुंच जाएंगे, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी। गाज़ा पट्टी इसराइल के और किसके बीच में स्थित है? तो मिस्र। गाज़ा पट्टी नीचे साइड में है, इसराइल और सिनाई प्रायद्वीप के मतलब बीच में, और ये सब वेस्ट बैंक आता है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, और गोलन हाइट आता है सीरिया और इसराइल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। मलयाली एक आदिवासी समूह है, तो कहाँ पाया जाता है? तो मलयाली जो है तो आप ये तो पता चल जाएगी तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु में भी स्पेसिफाइड जगह दे दी है तो याद रखिए उत्तरी तमिलनाडु के पूर्वी घाट में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। बिल्कुल सही। आप ये अगर इंफॉर्मेशन मतलब अगर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है तो समुद्र वमुद्र उनके बारे में रिसर्च के लिए यही काम करता है, मौसम और समुद्र। तो पहला हो जाएगा सही। अर्ली वार्निंग जो सुनामी का है तो 2004 के बाद आने के बाद हम लोग ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, इसके पहले तो हम लोग एक्टिव नहीं थे। तो पहला इसका जो था वो था अभी भी पोटेंशियल फिशिंग जोन बताने के लिए, इसके पहले जो सर्विसेज है। तो सुनामी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हिसाब से इसमें मतलब ये इसकी वॉलंटरी बेसिस पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मर्चेंट डिस्काउंट रेट शब्द का वर्णन करता है? तो ये आप बहुत न्यूज़ में सुनते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो क्या है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। किसी बैंक द्वारा किसी बैंक को किसी बैंक द्वारा किए गए भुगतान के लिए डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो ये ऑप्शन क्या है? इसमें कहने का मतलब क्या है कि बैंक देता है, और बैंक में डेबिट कार्ड किसी और की तरह से पेमेंट हो रहा है तो इसके तहत इंसेंटिव प्रदान किया जाए। तो पहला गलत है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप समझ लीजिए क्या है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में क्या होता है कि बैंक को एक फ़ी दी जाती है। कौन देता है? व्यापारी देते हैं, मर्चेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड या इन सब से डेबिट कार्ड के तहत पेमेंट स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों को भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा एक व्यापारी को प्रभार। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही, व्यापारियों पे लगाया जाता है। अब बैंक लेता है और किस लिए? डेबिट कार्ड और ये सब इस ग्राहकों से जो भुगतान लेता है। तो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो ये इंपॉर्टेंट एबीएफसी क्वेश्चन है। तो इसमें एनपीसीआई है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भारत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। थैंक यू फॉर डिस्कशन।